अस्सलाम वालेकुम जी। जनाब चैप्टर 20 एक्सरसाइज हम शुरू करने लगे हैं और शॉर्ट क्वेश्चन से पहले शुरू करते हैं। देखिए जनाब, पहला शॉर्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। बोहर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज बेस्ड अपॉन सेवरल अजम्पशंस। कई सारी अजम्पशन है बोहर थ्योरी की। क्या इनमें से कोई अजम्पशन क्लासिकल फिजिक्स से कंट्राडिक्ट करती है, तजाद है? हाँ जी, बिल्कुल जी। तो जनाब पहली जो अजम्पशन है, पहला जो पास्टुलेट है बोहर थ्योरी का, ये कंट्राडिक्टरी है क्लासिकल फिजिक्स से, क्योंकि ये कहता है कि जब तक इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में है तब तक वो एनर्जी ना तो एब्जॉर्ब करेगा ना ही रिलीज करेगा। जब तक कि उसे बाहर से एनर्जी दे ना दी जाए या किसी सिचुएशन में वो एनर्जी लॉस ना कर दे, तो नॉर्मली खुद ब खुद वो एनर्जी ना तो एब्जॉर्ब करेगा और ना ही रिलीज करेगा। लेकिन क्लासिकल फिजिक्स ये कहती है, मैक्सवेल थ्योरी ये कहती है जी कि जब चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करेगा, तो जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से गिर्द रिवॉल्व करता है तो वो एक्सेलरेट कर रहा है। असल में सेंटीपिटल एक्सेलरेशन है उसका, और कोई हो ना हो। वैसे तो काफ़ी हद तक एलिप्टिकल ऑर्बिट होते हैं तो थोड़ी बहुत स्पीड भी चेंज होती है, लेकिन अगर हम उसको इग्नोर भी कर दें तो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन तो है। तो जनाब अब वो चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है तो उससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन खारिज करनी चाहिए, एनर्जी लूज करनी चाहिए, और इस एनर्जी लॉस की वजह से उसे तो बिल आखिर जाके न्यूक्लियस में जा गिरना चाहिए। इट शुड फॉल इनटू द न्यूक्लियस। क्लासिकल फिजिक्स तो ये कहती है, लेकिन बोहर थ्योरी कहती है कि नहीं नहीं, इदा नहीं हुंदा। इदा क्यों नहीं हुंदा, ये छड्डो तुसी, ये नहीं सानू पता, लेकिन इदा नहीं हुंदा। तो जनाब दूसरा जी, यानी एक्चुअली तीसरा स्मार्ट सिलेबस के हिसाब से हम डिस्कस कर रहे हैं कि आज जो इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन एटम की ग्राउंड स्टेट में, मतलब पहले ऑर्बिट में, क्या वो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी या उससे ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा? ग्राउंड स्टेट में हाइड्रोजन एटम में एनर्जी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी उसे चाहिए उस एटम से अपने ऑर्बिट से बाहर निकलने के लिए। तो वो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, तो फिर क्या होगा, बाहर जाएगा। बाहर जाके क्या करेगा? हमने माना कि दिल्ली में रहेंगे मगर खाएंगे क्या, तो खाने के लिए भी कुछ चाहिए ना। तो टेक्निकली वो 13.6 से थोड़ी ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, बाकी की एनर्जी उसकी किनेटिक एनर्जी बनेगी। आइडियली हम ये कहते हैं कि 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी उसे चाहिए, तो ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा या उससे ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। इससे कम एनर्जी एब्जॉर्ब करके वो एटम से बाहर नहीं निकलेगा, बल्कि एक्साइट होगा, आयोनाइज नहीं होगा एटम फिर, अगर 13.6 से कम एनर्जी आप देंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ कोर्स। उसके बाद पांचवा जी, क्या एनर्जी कंजर्व रहती है जब कोई एटम फोटोन इमिट करता है? जी जनाब बिल्कुल, एनर्जी कंजर्व रहती है, क्योंकि जब वो फोटोन इमिट करता है तो वो तब इमिट करता है जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से, यानी हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जब आता है। तो जब हायर से लोअर ऑर्बिट में आएगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वो रिलीज करेगा या खारिज करेगा, और जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वो खारिज करेगा, कितनी एनर्जी की वो खारिज करेगा, कितनी एनर्जी का फोटोन खारिज करेगा? जितना एनर्जी का डिफरेंस है दोनों एनर्जी लेवल्स के दरमियान, उतनी एनर्जी का ही फोटोन वो रिलीज करेगा। तो टोटल एनर्जी कंजर्व ही रहती है। उसके बाद जनाब आली है सातवां हमारे पास आपकी खिदमत में पेश करने के लिए, व्हाट डू वी मीन जब हम कहते हैं कि एटम एक्साइट हो गया, तो इसका मतलब क्या है? हम कहते हैं बंदे का जो दिमाग अर्श पे चला गया, इसका मतलब है जिस्म नीचे छोड़ के दिमाग ऊपर चला गया? नहीं, इसका मतलब है कि बंदा एक्साइटेड स्टेट में है। बंदा एक्साइटेड स्टेट में है तो वो बंदे की टांगें एक्साइटेड स्टेट में नहीं होती, ना उसका मुंह एक्साइटेड स्टेट में होता है, असल में उसका जो मेंटल लेवल है वो एक्साइटेड स्टेट में होता है। तो इसी तरह से जनाब जब हम कहते हैं कि एटम इज एक्साइटेड, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन अपने नॉर्मल एनर्जी लेवल से एक्साइट होके एनर्जी एब्जॉर्ब करके हर एनर्जी लेवल में चला गया है। अगरचे बहुत थोड़ी वक्त के लिए, ऑलमोस्ट 10⁻⁸ सेकंड के लिए वहाँ पे वो स्टे करता है, उसके बाद फिर वो नॉर्मली ग्राउंड स्टेट पे वापस आ जाता है। तो अनटिल एंड अनलेस के वो जिस एनर्जी स्टेट पे गया है वो मेटास्टेबल एनर्जी स्टेट हो, तो फिर इससे थोड़ी ज़्यादा टाइम के लिए स्टे कर लेगा, लेकिन नॉर्मली इतनी टाइम के लिए स्टे करके वो वापस आ जाता है। हमेशा एक्साइटेड स्टेट में नहीं रहता। वो क्या कहते हैं कि बीवी भैना सदा काल ना रहना, मतलब सदा एक जैसे दिन नहीं रहते, तो कभी एक्साइट कभी डी एक्साइट, ये जिंदगी में चलता रहता है। चलो आगे चले हम। उसके बाद है जी आठवां, कैन एक्सरेज बी, क्या एक्सरेज रिफ्लेक्ट, रिफ्रैक्ट, डिफ्रैक्ट और पोलराइज हो सकते हैं? देखिए जी, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वेव के तौर पे बिहेव करेगी इन द फिनोमेना ऑफ इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन, जब भी प्रोपेगेशन होगी वो वेव के तौर पे बिहेव करेगी, और जब वेव है तो फिर रिफ्लेक्शन भी होगी, रिफ्रैक्शन भी होगी, डिफ्रैक्शन भी होगी, पोलराइजेशन भी होगी, फिर सारा कुछ ही होगा। उसके बाद नौवां जनाब, एडवांटेजेस क्या है लेजर के ओवर ऑर्डिनरी लाइट?
जनाब आम लाइट के मुकाबले में लेज़र के एडवांटेजेस क्या हैं आपके सामने लिखे हुए हैं, मेरे बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं भी वही बोलूँगा, ये आपने पढ़ लेने हैं। मोनोक्रोमेटिक हैं, कोहेरेंट हैं, यूनिडायरेक्शनल हैं। चूँकि यूनिडायरेक्शनल हैं तो शार्पली फोकस हो सकती हैं, और होलोग्राफी में भी, होलोग्राम बनाने के लिए भी लेज़र लाइट ही इस्तेमाल होती है। तो जनाब 10वां जनाब आली एक्सप्लेन कीजिए वाई लेज़र एक्शन कुड नॉट अकर विदाउट पॉपुलेशन इन्वर्जन। पॉपुलेशन इन्वर्जन के बगैर लेज़र एक्शन नहीं हो सकता, क्यों? देखें जी, लेज़र एक्शन के लिए स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन है ये जो लेज़र एक्शन है, तो इसमें हमने स्टिमुलेटेडली इमिट करना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को। और ये कब पॉसिबल है? जब हम डिस्टर्ब करें इलेक्ट्रॉन को। और मोनोक्रोमेटिक के लिए, मोनोक्रोमेटिक और कोहेरेंट वेव्स हासिल करने के लिए, मोनोक्रोमेटिक और कोहेरेंट बीम ऑफ लेज़र लाइट हासिल करने के लिए ये ज़रूरी है कि सारे इलेक्ट्रॉन एक ही एनर्जी लेवल से एक ही एनर्जी लेवल में फॉल करें। जब सारे एक ही एनर्जी लेवल से एक ही एनर्जी लेवल में फॉल करेंगे, इसका मतलब है कि वो इकट्ठे फॉल करें, अदरवाइज चांस नहीं है सेम एनर्जी लेवल में फॉल करने का। तो इकट्ठे डी एक्साइट हों। इकट्ठे डी एक्साइट कब हों? जब वो इकट्ठे एक्साइटेड स्टेट में आपको मिलें। तो इकट्ठे एक्साइटेड स्टेट में कब मिलेंगे? उस एक्साइटेड स्टेट में इकट्ठे मिलेंगे जहां पे वो नॉर्मल से जरा ज्यादा देर के लिए स्टे करेंगे, मतलब मेटास्टेबल एनर्जी स्टेट में। और अगर वो मेटास्टेबल एनर्जी स्टेट में मौजूद है तो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन मेटास्टेबल एनर्जी स्टेट में है, इसका मतलब है कि पॉपुलेशन इन्वर्ट हो गई है। तो पॉपुलेशन इन्वर्जन लाजमी चाहिए, मेटास्टेबल एनर्जी स्टेट लाजमी चाहिए स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन के लिए, इसके बगैर लेजर एक्शन नहीं हो सकता। लो जनाब आली, तो एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन हो गए ख़त्म। अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल्स की तरफ जल्दी जल्दी। दूसरा न्यूमेरिकल जो हमारे स्मार्ट सिलेबस में है कोरोना की मेहरबानी से, व्हाट आर द एनर्जीज मालूम कीजिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इन वेरियस क्वांटा। वेवलेंथ है जनाब, एक वेवलेंथ है 400 नैनोमीटर, 500 नैनोमीटर और 700 नैनोमीटर ना। फार्मूला जनरली ये होता है E=H, F यानी कि F=C/λ यानी E=HC/λ। तो वेवलेंथ हमें दी हुई है, H और C का आपको पता है। वेवलेंथ को नैनोमीटर से मीटर में कन्वर्ट कीजिए तो एनर्जी HC/λ, ये वैल्यूज पुट करेंगे, जवाब निकलेगा ये आ गया। स्टेप बाय स्टेप किया हुआ है, कोई मसला नहीं होगा। जाउल में एनर्जी आ जाएगी तो फिर इसको 1.6 × 10⁻19 से डिवाइड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी। नाबे आली बिल्कुल इसी तरह से 500 नैनोमीटर वाला भी आपने सॉल्व करके इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी मालूम कर लेनी है, ये देख लीजिए। उसके बाद जनाब 700 नैनोमीटर वाला भी बिल्कुल ऐसे ही हो जाना है सॉल्व। आहिस्ता आहिस्ता हौले हौले चलें तो कट ही जाएगा सफ़र, आहिस्ता आहिस्ता। ये तीसरा न्यूमेरिकल जी, ये देखें जरा थोड़ा टेक्निकल सा है। इलेक्ट्रॉन जंप करता है E1 एनर्जी लेवल से E2 एनर्जी लेवल पे, कितनी वेवलेंथ का फोटोन इमिट करेगा? जनाब पहली बात तो ये याद रखें कि जो फोटोन इमिट करेगा तभी इमिट करेगा अगर हाई एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन ने फॉल किया है। तो इसका मतलब है E1 हाई एनर्जी लेवल है, E2 लोअर एनर्जी लेवल है। तो E1 ये है, E2 -1.2 × 10⁻18 जाउल है। लैम्डा मालूम करना है। देखिए जी कितनी एनर्जी का फोटोन वो इमिट करेगा, जितना एनर्जी के दरमियान एनर्जी का डिफरेंस है। तो डिफरेंस इन एनर्जी कितना है? E1 - E2 एनर्जी का फोटोन वो खारिज करेगा। पहले तो डिफरेंस इन एनर्जीज मालूम कर लीजिए। तो जनाब देखें E=E1 कितना है? -3.5 × 10⁻19 माइनस ब्रैकेट में पहले मरहले में -1.2 × 10⁻18। लो जी, अब आपने पहले मरहले में ये करना है कि दोनों को 10⁻19 बना लीजिए ताकि ये कॉमन आ जाएगा, बाकी सोल्यूशन आसान हो जाएगा। तो ये तो -3.5 × 10⁻19 है, या तो दोनों को 10⁻19 बनाएं या दोनों को 10⁻18 बना लें। -19 बनाने में ज़्यादा आसानी से हो जाएगा, देखिएगा। तो इसको 1.2 × 10⁻18 है तो -19 बनाएं। -19 बनाएंगे कैसे जनाब? देखिए पहले मरहले में तो माइनस माइनस ये प्लस हो गई, चलो ठीक है। तो ये देखें 1.2 जब 10⁻18 है, 10⁻19 जमा 1 -18 हो जाएगा। तो -19 लिखा गया, जमा 1 जो था वो 1.2 से मल्टीप्लाई होके 12 बन गया। अब इनमें से 10⁻19 कॉमन ले लीजिए, बाकी बचा 12 - 3.5 8.5 ज़रा 10⁻19 ये एनर्जी आ गई। E=HF =HC/λ, λ=HC/E। लो जी वैल्यूज पुट करके तो मीटर में जवाब निकलेगा। वेवलेंथ नैनोमीटर में लिखी जाती है तो नैनोमीटर में जवाब लिख दीजिएगा। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। चलें आगे। 7वां जनाब आली इलेक्ट्रॉन है जनाब एक्सरे में, ये इक्वालिटी टाइपिंग मिस्टेक है, चलो कोई बात नहीं। तो एक्सरेज में जो इलेक्ट्रॉन है एक्सेलरेट किए जाते हैं थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 3000 वोल्ट। अगर
ये स्लो डाउन किए जाएं, टारगेट पे पड़ें, तो ये मिनिमम कितनी वेवलेंथ का फोटोन खारिज करेंगे। मिनिमम वेवलेंथ का मतलब है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का मतलब है मैक्सिमम एनर्जी। तो मैक्सिमम एनर्जी का फोटोन ये खारिज करेंगे कब, स्लो होके, अगर पहले ही इम्पैक्ट में ये अपनी सारी एनर्जी लूज कर दें, मैक्सिमम एनर्जी लूज कर दें। तो एनर्जी है ई वी, E इज इक्वल टू एच एफ इज इक्वल टू ई वी, यानी एच एफ की जगह पे एच सी ओवर लैम्डा। अब देखिए अगर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एनर्जी है तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का मतलब है मिनिमम वेवलेंथ, एच सी ओवर लैम्डा इज इक्वल टू ई वी। लैम्डा मालूम करना है, एच सी ओवर और ई वी, ई इलेक्ट्रॉन पे चार्ज आपको पता ही है, मशहूर वैल्यू है। वी पोटेंशियल डिफरेंस, 3000 वोल्ट के पोटेंशियल से एक्साइट किया गया उसे इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन गन से। तो जी वेवलेंथ आपने यहाँ लिखते कैलकुलेट कर लेनी है बस। 8वां जनाब अली क्या कहता है, एक्सरेज की वेवलेंथ है जनाब कॉपर से जनाब 1.377 इंटू 10⁻10 मीटर। तो जनाब व्हाट इज द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टू लेवल्स, कॉपर के एटम में से एक्सरेज खारिज हुए हैं, के एक्सरे हैं। तो जनाब इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट हुआ होगा, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफॉर्मेशन हुई होगी। तो जनाब लैम्डा वेवलेंथ हमें दी हुई है 1.377 इंटू 10⁻10 मीटर। एनर्जी डिफरेंस मालूम करना है, तो एनर्जी डिफरेंस मतलब एनर्जी मालूम करना है, इज इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा। लो जी लैम्डा वेवलेंथ आपको दी हुई है, वैल्यूज पुट करके जाउल में जवाब निकलेगा, बाद में उसे 1.6 इंटू 10⁻19 से डिवाइड करके इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लेना है। 9 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जनाब ये डिफरेंस होगा जिनके दरमियान ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हुई है, उन दो एनर्जी लेवल्स के दरमियान एनर्जी का डिफरेंस इतना होगा। अच्छा जी, तो जनाब आली चलो आगे फिर 9वां जी जनाब टंगस्टन टारगेट है, इलेक्ट्रॉन उसके पड़े हैं, तो वही पहले वाला न्यूमेरिकल हम कर चुके हैं। मिनिमम वेवलेंथ मालूम करना है, पोटेंशियल डिफरेंस अब 40,000 वोल्ट है जहां से एक्साइट करके भेजे गए हैं इलेक्ट्रॉन। तो एच सी ओवर लैम्डा इज इक्वल टू ई वी करके लैम्डा मालूम कर लेना है। ये खासा मशहूर फार्मूला है, एमसीक्यूज में भी अक्सर ये सोल्यूशन के लिए दे दिया जाता है। 10वां जनाब क्या कहता है, ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन एटम में, स्पीड है उसकी इतनी, पता नहीं कौन सा ऑर्बिट है, क्वांटम नंबर ऑर्बिट मालूम कीजिए और उस ऑर्बिट का रेडियस मालूम कीजिए, उस ऑर्बिट की एनर्जी भी मालूम कीजिए। और जी हमें तो पता है कि वेलोसिटी है तो वी एन, nth ऑर्बिट में वेलोसिटी इतनी है, एच का पता है, के कूलम कांस्टेंट, ई चार्ज, एम मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेस्ट मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वी एन इज इक्वल टू क्वांटाइज्ड रेडियाई वाले टॉपिक में हमने ये डिस्कस किया हुआ है फार्मूला, वी एन इज इक्वल टू 2 पाई के ई स्क्वेयर ओवर एन एच, एन इज इक्वल टू 2 पाई के ई स्क्वेयर ओवर वी एच। और जी वैल्यूज पुट करके जवाब निकालना है, 4 आ जाएगा जी, चौथे ऑर्बिट में ये मौजूद है। तो जनाब उसके बाद बी पार्ट जनाब 42 का रेडियस मालूम करना है चौथे ऑर्बिट का, तो आर एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर के एम ई स्क्वायर। R4 चौथे ऑर्बिट का रेडियस, वैल्यू पुट करके अगर ये फार्मूला लंबा चौड़ा आपको भूल जाए तो जनाब आली आप एन स्क्वायर R1 कर सकते हैं। R1 आपको पता है 0.053 नैनोमीटर है, तो शॉर्टकट के लिए आप वो इस्तेमाल कर लें, लेकिन बेहतर ये है कि पूरा फार्मूला लिख के ही जवाब निकालिए। मीटर में निकालना है पहले याद रखें, फिर उसको नैनोमीटर में कन्वर्ट करना है बाद में, क्योंकि पहले स्टैंडर्ड यूनिट में ही जवाब निकलेगा। तो इसी nth ऑर्बिट में एनर्जी, ये पूरा फार्मूला लेकर निकालें तो क्या ही बात है। अगर ये भूल जाए या कोई मसला हो तो फिर शॉर्टकट वाला इस्तेमाल कर लें, -E0 ओवर एन स्क्वायर वाला। लेकिन बेहतर ये है कि ये पूरा फार्मूला लिख के वैल्यूज पुट करके जवाब निकाल लें। पहले जाउल में निकलेगी एनर्जी, फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकलेगी, और ये माइनस में होगी, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन बाउंड है। लो जी मुअज़्ज़ज़ ख़ातीनो हज़रात, ये तो काम ख़त्म ही हो गया है। तो मिलते हैं अगली किस्त में, इस एक्सरसाइज का इख्तिताम हो गया। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए जी, अल्लाह हाफिज़।